हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीजीटी हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में। इसके पहले हम लोगों ने 11 प्रैक्टिस सेट देख लिया है, जिसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है, तो आप वहां से आसानी से उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पे टीजीटी हिंदी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2001 से लेके 2016 तक, उसका भी व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र अपलोड है, तो आप उसे भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है कि कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत का नहीं है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें पल्लव, गुंजन, ग्रंथि तो इनका है, लेकिन जो अनामिका है वह रचना है निराला का। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा पंत का नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह निराला की रचना है। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी काव्यकृति महादेव वर्मा की है, यह बताना है। तो यहाँ पे जो काव्यकृति दिया हुआ है उसमें जो ऑप्शन है उसमें सांद गीत यह महादेव वर्मा का कृति है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर बात करें निशीथ का तो यह रामकुमार वर्मा का, और गीत गुंज यह निराला का, और स्वर्ण धूलि यह सुमित्रानंदन पंत की रचना है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। यानी कामायनी में जो जयशंकर प्रसाद की रचना है, महाकाव्य है, जिसमें 15 सर्ग हैं, उसमें जो कामायनी श्रद्धा है वह किसका प्रतीक है, यह पूछा गया है। तो श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर बात करें मनु का तो मनु मन का, और जो ईड़ा है वह बुद्धि का प्रतीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। सती प्रताप किसकी रचना है, यह बताना है कि सती प्रताप किसकी रचना है। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक है सती प्रताप, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन है। तो देखिए छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख मुकुटधर पांडे ने 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली जो पत्रिका थी श्री शारदा, उसमें हिंदी में छायावाद इस नाम से, इस शीर्षक से उन्होंने पत्र लिखा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी वह सही हो जाएगा, मुकुटधर पांडे। यानी छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले जो लेखक हैं वह मुकुटधर पांडे हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित कविताओं में कौन सी लंबी कविता नहीं है, यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा तो लंबी कविता है, लेकिन जो भिक्षुक है वह इनकी एक छोटी कविता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए प्रेमचंद ने 3 नाटक लिखे हैं, संग्राम, करबला और प्रेम की बेदी। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है संग्राम और प्रेम की बेदी, तो यहाँ पे जो दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन में ए में है, तो यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है वह है कि अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यह बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रामचंद्र शुक्ल का जो काव्य में रहस्यवाद यह सही है, बाबू गुलाब राय का नवरस यह भी सही है, विनय मोहन शर्मा का साहित्य शोध समीक्षा यह भी सही है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का विश्व जो भारत साहित्य, यह गलत है। इनका भारत साहित्य नहीं है बल्कि विश्व साहित्य है, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। तो लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित जो परीक्षा गुरु है उससे आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है, यह बताना है। तो चरणदास चोर जो है वह हबीब तनवीर की एक महत्वपूर्ण नाट्य कृति है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है।
तो देखिए जो नाटक है उसमें 8 रसों का परिपाक माना जाता है, यानी 8 स्थायी भाव के आधार पर 8 रस नाट्यशास्त्र में माने गए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, नहुस नाटक के रचनाकार कौन है या नहुस नाटक के लेखक कौन है, यह बताना है। तो देखिए नहुस जो नाटक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो पिता हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास, उनका लिखा हुआ एक नाटक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे जो दिए हुए हैं, तो जपू जी जो है वह गुरु नानक का है, तो ऑप्शन इसका पहला का 5वां हो जाएगा। रसमंजरी वह है नंददास का, तो यह सही हो जाएगा। बरवै नायिका भेद है रहीम का, तो यहाँ पे तीसरा का यह हो जाएगा। और बैराग संदीपनी तुलसीदास का, तो यह सही क्रम है, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे यह सही क्रम है, इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सखी संप्रदाय को कहा जाता है, सखी संप्रदाय को एक और नाम क्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो सखी संप्रदाय को हरिदास संप्रदाय भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। और इसके जो संस्थापक है स्वामी हरिदास जी हैं, तो इसे याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे जो राधा वल्लभ संप्रदाय दिया है उसके संस्थापक है हित हरिवंश, और जो दिया हुआ है चैतन्य संप्रदाय उसके संपादक है चैतन्य महाप्रभु। और यहाँ पे जो अष्टछाप संप्रदाय दिया है इसके संस्थापक है विट्ठलनाथ। तो इन सभी तथ्य को भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है, तो यह प्रसिद्ध पंक्ति है कवि रैदास की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें देखिए जो आलोक पर्व है और विचार और वितर्क, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। तो यहाँ पे पहला और तीसरा जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। निषाद बांसुरी की रचना की विधा क्या है। तो देखिए जो निषाद बांसुरी है वह लिखा गया है कुबेरनाथ राय का एक निबंध है, जो ललित निबंध है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह पद किसका है, यानी किसके द्वारा रचित है, यह पूछा गया है। तो यह प्रसिद्ध जो कृष्ण भक्त कवित्री हैं मीराबाई, उनकी पद है, उनकी रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए नामों में से निम्नलिखित में से कौन कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। तो वल्लभाचार्य के शिष्य इसमें से जो नहीं है उसमें पूछा गया है। तो देखिए वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं, तो इसे याद रखिएगा। और इसमें जो दिए हैं चतुर्भुज दास वह वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न आना, यह जो पंक्ति है वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना, यह कबीर दास की पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है उसे देखते हैं। तुलसीदास के गुरु थे, तुलसीदास के गुरु कौन थे। तो तुलसीदास के जो गुरु थे वो थे नरहरयानंद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। गोस्वामी तुलसीदास के पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। तो लोकमंगल के भावना के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वह तुलसीदास हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा के कवि हैं। तो यह सभी को पता होगा, प्रेमाख्यान काव्यधारा या सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि सुधिया उस चंदन के वन की, यह किसकी रचना है। सुधिया उस चंदन के वन की, यह किसकी रचना है। तो
तो यह विष्णुकांत शास्त्री का एक संस्मरण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, पशु पक्षियों पर लिखित महादेव वर्मा का रेखा चित्र का संकलन किस नाम से है? तो यह मेरा परिवार के नाम से है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन है यह बताना है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें रीतिकालीन जो कवि हैं वह हैं बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन निबंध या निबंध काव्य नहीं है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें जो निबंध काव्य नहीं है वह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो विनय पत्रिका है वह निबंध या निबंध काव्य नहीं है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, बिहारी कवि हैं, बिहारी किस धारा के कवि हैं यह पूछा गया है। तो बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, जो देव कवि हैं किस जिले के थे। तो जो देव कवि हैं वह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, जाति विलास के रचयिता कौन है। तो जाति विलास के रचयिता देव हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है, इसे बताना है। तो अगला जो प्रश्न है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है। तो मुड़ मुड़ कर देखता हूँ यह राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया हुआ है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। तो नासिकेतोपाख्यान जो है वह सदल मिश्र की खड़ी बोली गद्य में लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे जो सदल मिश्र हैं ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और सदल मिश्र का जो संबंध है वह फोर्ट विलियम कॉलेज से भी है। तो इसे आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है। तो समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की एक बड़ी विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया हुआ है उसे देखते हैं, सही आरोही क्रम चुनिए। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें सही आरोही क्रम बताना है। तो देखिए जो पहले आया था वह छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। तो ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है फ्रैंक ई के। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया। अगला प्रश्न है कि मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है। तो देखिए यह जो रचना है वह सुभद्रा कुमारी चौहान पर उनकी पुत्री सुधा चौहान द्वारा लिखी गई जीवनी है। मिला तेज से तेज यह सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है जो उनके पुत्री सुधा चौहान द्वारा लिखी गई है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया था। तो हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है। तो बिसलदेव रासो के रचयिता है नरपति नाल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। तो यहाँ पे अपभ्रंश प्रभावित जो हिंदी रचना है वह भरतेश्वर बाहुबलीरास है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। यह शालिभद्र सूरी द्वारा रचित है। तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह है कि प्रेम सागर के लेखक कौन है। तो प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल हैं। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो आचार्य शंकुक अनुमितिवाद के प्रतिपादक थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है। तो देखिए जो श्लेष अलंकार होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गीति काव्य की विशेषता नहीं है यह बताना है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं
इसमें जो गीति काव्य की विशेषता नहीं है वह है कि वस्तु व्यापार वर्णन, यह जो ऑप्शन सी है वह गीति काव्य की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अपनी केवल धार काव्य संकलन के जो रचयिता है वह कौन है? तो अपनी केवल धार यह अरुण कमल का काव्य संग्रह है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है, यह बताना है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें जो आत्महत्या के विरुद्ध दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं बल्कि रघुवीर सहाय की रचना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया है उसे देखते हैं, कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो देखिए कुआनो नदी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, प्रियंबद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? तो देखिए अज्ञे द्वारा जो रचित असाध्य बीड़ा है उसका एक प्रमुख पात्र है प्रियंबद, तो ये इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा, असाध्य बीड़ा के पात्र हैं प्रियंबद। अगला जो प्रश्न दिया है वह क्या दिया गया है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि घीसू और माधव प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? तो देखिए एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है मुंशी प्रेमचंद का कफन, उसके पात्र हैं घीसू और माधव, और यह एक दलित चेतना पर लिखित यथार्थवादी कहानी है, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है कफन वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो नीलम देश की राजकन्या जो कहानी विधा की रचना है तो यह जैनेन्द्र की कहानी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है कि झबरा किस कहानी का पात्र है, यह बताना है। तो आप सभी को याद होगा पूस की रात जो प्रेमचंद द्वारा रचित एक पात्र है जिसमें हल्कू हैं और झबरा एक पात्र हैं, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे झबरा पूस की रात का एक पात्र है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, स्वयंभू की प्रमुख रचना कौन सी है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है स्वयंभू की रचना वह पौमचर्यु है, यह राम कथा पे आधारित रचना है, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे जो नैषधि चरितम दिया है वह श्रीहर्ष का है, और मृगावती जो है वह कुतुबन का, तथा अष्टयाम जो दिया गया है वह नाभादास का है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो आप सभी जानते होंगे मैथिली शरण गुप्त की जो राष्ट्रीय भावना से पूर्ण रचित रचना है वह भारत भारती है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय भावना सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य की प्रमुख विशेषता है? तो यह भारतेंदु युग की बहुत बड़ी विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर इतिवृत्तात्मकता पूछा है तो समस्या पूर्ति भारतेंदु युग का है, लेकिन इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोधकृत काव्योपवन, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह कब है? तो हरियोध द्वारा कृत जो काव्योपवन रचना है उसका प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है? अगला प्रश्न है कि परति परिकथा किसकी रचना है? तो परति परिकथा यह एक उपन्यास है जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता पर लिखी गई है? तो स्वतंत्रता बाद लिखी गई है, यह पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखा गया जो रचना है वह यहाँ पे आधा गांव है, जो 1966 ईस्वी में लिखा गया है, तो यहाँ पे आधा गांव जो ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल किस श्रेणी का उपन्यास है, इसे बताना है। तो मैला आंचल आप सभी जानते होंगे फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा हुआ एक आंचलिक उपन्यास है, और जिसे हिंदी का सर्वश्रेष्ठ या प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है?
तो सूनी घाटी का सूरज इस उपन्यास के जो लेखक हैं वह हैं श्रीलाल शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो शेष कादंबरी उपन्यास की जो लेखिका हैं वह अलका सरावगी हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो देखिए, बलचनमा वरुण के बेटे और रतिनाथ की चाची तो इनका है, लेकिन परती परिकथा यह फणीश्वरनाथ रेणु का है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है? वैशाली की नगरवधु किसकी रचना है? तो वैशाली की नगरवधु यह आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित एक उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों की रचना प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से दीजिए। तो गबन, सेवा सदन, गोदान यह दिया है। तो देखिए, सेवा सदन पहले लिखा गया, फिर गबन, फिर गोदान। तो इसे याद रखिएगा, पहले तीसरा पहला दूसरा, यह सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, शीतोष्णम शब्द में समास है। तो यह बताना है कि शीतोष्णम शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए, शीतोष्णम शब्द का मतलब है शीत और उष्ण, यानी यहाँ पे द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? तो यह शिव प्रसाद गुप्त द्वारा रचित है और यह एक यात्रा वृत्तांत है इनका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में जो प्रयोग होता है वह राजभाषा हिंदी का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, यानी बिहारी हिंदी इनमें से कौन सी बोली नहीं है? तो भोजपुरी, मगही और मैथिली तो आता है, लेकिन अवधी आता है पूर्वी हिंदी में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पहाड़ी इलाके में बोली जाने वाली जो भाषा यहाँ पे है वह गढ़वावली और कुमाऊनी है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? तो देखिए, पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं। उसमें आता है खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी तथा बुंदेली। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन जो सी है, खड़ी बोली, ब्रज, बांगुरी, कन्नौजी तथा बुंदेली। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका इंदौर से प्रकाशित होती थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है वह बिहारी हिंदी की उपभाषा की बोली है और बिहारी हिंदी में 3 आते हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो इसे याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियाँ आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है वह क्या कहलाते हैं? तो हिंदी भाषा से जो ऐसे शब्द आते हैं जिनका परिवर्तन नहीं होता है वह तत्सम कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो अभी चर्चा किया गया, अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी बोली जाती है, यानी कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पे जो मेवाती है वह राजस्थान में बोली जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित जो 1909 में प्रकाशित पत्रिका है वह इंदू है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, अर्थ विवृत स्वर है यह बताना है।
तो अर्ध विवृत स्वर कौन सा है इसे बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं ए अर्ध विवृत स्वर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा से समझ लीजिए, देखिए विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, तो यहाँ पे जो आ बोला जाता है आ, उसमें मुंह पूरा खुला रहता है तो वह विवृत है। अर्ध विवृत का मतलब है थोड़ा सा मुंह कम खुला हुआ, तो उसमें आते हैं अ, ऐ, औ, तो इसे याद रखिएगा, यहाँ पे ऐ ऑप्शन में है। और आगे जो दिया हुआ है संवृत का अर्थ होता है मुंह एकदम बंद हो, यानी हल्का सा खुला हो। संवृत में आते ई उ, इसमें बोलने पर मुंह बंद सा रहता है। और अर्ध संवृत का मतलब थोड़ा सा मुंह खुला हुआ, तो इसमें आते ए, औ, तो इसे याद रखिएगा इन सभी को। तो यहाँ पे अर्ध विवृत पूछा है, तो यहाँ पे जो ऐ है वह ऑप्शन बी यहाँ पे जो है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से उच्चरित होती हैं वे क्या कहलाते हैं। तो देखिए निर्नुनासिक स्वर, जिसमें केवल मुख से ध्वनि निकलती है वह होते हैं निर्नुनासिक शब्द। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं। तो आप सभी को पता होगा अंतस्थ में 4 आते हैं य व र ल, और उष्म में भी 4 आते हैं स ह, तीनों स और ह, तो 4 और 4 8 वर्ण हो जाएंगे। तो ऑप्शन मेरे यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है र का विवरण है, ध्यान से देखिएगा, र का विवरण पूछा गया है। तो देखिए र जो है वह लुंठित भी है, सघोष भी है और अल्पप्राण भी है और वत्स भी है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वत्स, लुंठित, सघोष और अल्पप्राण, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, इसे ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि मैया कबही बढ़े की चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों है लंबी मोटी, काढ़त गुनत नहावत ओछत नागिन सी भू लोटी भुई मोटी। तो यहाँ पे जो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है इसे बताना है। तो इस पंक्ति में जो रस है वह है वात्सल रस, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। छल नामक 34वां जो संचारी भाव है उसके आचार्य कौन है। तो जो देव कवि हैं उन्होंने छल को 34वां संचारी भाव माना है, तो यहाँ पे कवि देव ऑप्शन डी में सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होई सो होनी सो होई। इस पंक्ति में कौन सा रस है यह बताना है। तो यहाँ पे जो रस है वह भक्ति रस है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है यह बताना है। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है, यहाँ दिया हुआ है दूध दुहत अति वाड़ी, एक धार दोहिन पहुँचावती, एक धार जहाँ प्यारी ठाड़ी, इसमें कौन सा रस है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, यहाँ पे जो रस है वह है वियोग वात्सल्य रस, तो इसे याद रखिएगा, वियोग वात्सल्य रस, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ यमक अलंकार होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। निम्न पंक्ति में अलंकार बताना है। जय लक्ष्मी सी उदित हुई, तो यहाँ पे जो अलंकार है जो सी आ गया, इस कारण से यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। जलता है यह जीवन पतंगा, जलता है यह जीवन पतंगा, यानी यह जीवन पतंगे के समान जल रहा है, तो यहाँ पे भी जो अलंकार होगा वह उपमा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। लो या लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, यह किसका उदाहरण है। तो इसमें कौन सा अलंकार है यह बताना है। तो इसमें मानवीकरण अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि किस छंद में 6 चरण होते हैं। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें जो छप्पा है उसमें 6 चरण होते हैं। पहला जो 4 चरण होता है वह रोला का, तथा 2 चरण जो होता है वह उल्लाला का होता है। तो इसे याद रखिएगा, छप्पे में 6 चरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। जिहि सुमरत सधी सीधी होई शेष नायक कविवर वदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इस पंक्ति में कौन सा छंद है यह बताना है। तो इसमें अगर आप गिनेंगे तो इसके प्रथम चरण में और तीसरे में 11-11 आएगा, दूसरे और चतुर्थ में 13-13। तो यहाँ पे जो छंद है वह है सोरठा। तो इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अराति सैन्य सिंधु में सुवाड वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जय बन्यो बढ़े चलो में कौन सा गढ़ है। तो यहाँ पे देखिए गढ़ बताना है। तो आप सभी जानते होंगे यह माता राजभान सलगा से जो निकलता है वह 8 गढ़ निकलते हैं। तो यहाँ पे पहला जो देखिए यह पहला लघु गुरु लघु, तो यह 3 अक्षर का गढ़ होता है। तो इसमें पहले में आ जाएगा जगड़, और दूसरे में आ जाएगा यहाँ पे गुरु हो जाएगा, और यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु। तो इसमें आ जाएगा जो वह आ जाएगा रगड़। तो इस तरह से आप निकालेंगे 3-3 का। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह जगड़ रगड़ जगड़, जगड़ रगड़ जगड़ और रगड़ जगड़ गुरु। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसे आप मिला लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। हरिपद के नाम से प्रसिद्ध जो सरसी छंद होती है उसमें कौन सी मात्रा होती है, यानी कितनी मात्राएं होती है। तो देखिए सरसी जो छंद होता है उसमें 27 मात्रा होती है, और 16 और 11 पर यति होता है, और अंत में गुरु लघु होता है। तो 27 मात्राएं और 16-11 पर यति होता है, और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है अंत में गुरु लघु होता है। तो 27 मात्राएं 16-11 पर यति, अंत में गुरु लघु। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि भूर्जा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो भू प्लस ऊर्जा का सवड़े से दीर्घ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। विसर्ग संधि है, यह 4 ऑप्शन में जो विसर्ग संधि है उसे बताना है। तो पहला देखिए निष्कर्म जो बनेगा निह प्लस कर्म से, तो यहाँ पे विसर्ग संधि है। बाकी जो संयोग बनेगा सम प्लस योग, इसमें व्यंजन संधि है। सदैव जो बनेगा सदा प्लस ऐव से, इसमें वृद्धि संधि है। यहाँ पे गिरीश जो बनेगा गिरी प्लस ईस यानी अकसवड़े से दीर्घ का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो विसर्ग संधि है वह निष्कर्म में है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। निम्न में से कौन से शब्द में व्यंजन संधि नहीं है। व्यंजन संधि किस में नहीं है यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है रसायन जो शब्द है इसमें रस प्लस आयन यानी दीर्घ संधि बनेगा। तो इसे याद रखिएगा, इसमें व्यंजन संधि नहीं है। बाकी उद्धरण का जो है उत धन हरण से उद्धरण बन जाएगा, तो यह व्यंजन संधि है। बाकी तद्धित जो दिया हुआ है तत् प्लस हित से तद्धित बन जाता है, यह भी व्यंजन का है। वाकजाल जो दिया है वाक प्लस जाल से, यह भी व्यंजन संधि है। तो यहाँ पे जो नहीं है वह रसायन है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। प्रतिमान में समास है। तो प्रतिमान में जो समास है जिसमें पहला अव्यय या उपसर्ग होते हैं उसमें अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो हथियार डाल देना अर्थात हार मान लेना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ क्या है। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए इसका अर्थ होगा बहुत कंजूस होना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। दांत काटी रोटी का सही अर्थ क्या है। तो दांत काटी रोटी का अर्थात गहरी दोस्ती होना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है।
निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें जो तत्सम शब्द है वह प्रिय है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यहाँ पे तत्सम पूछा गया, कौन सा नहीं है तो इसे बताना है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें तत्सम शब्द नहीं है, तो 4 शब्द दिया हुआ 4 वह तत्सम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है यह बताना है? तो इन चारों ऑप्शन में जो रिक्शा शब्द दिया हुआ है वह जापानी शब्द है यानी विदेशज है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में क्रिया के सातत्यबोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे सातत्यबोधक जो होता है, जो क्रिया लगातार होने की सूचना देती है वह सातत्यबोधक कहलाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कि मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, तो यह लगातार क्रिया हो रही है, तो ऑप्शन डी यह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है, किस वाक्य में क्रिया की संभावना अर्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? तो देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है संभावना अर्थ वृत्ति, इसमें है कि इस बार अच्छी बारिश होगी, यह संभावना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है यह बताना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो यहाँ पे जो कुर्सी शब्द दिया हुआ है वह स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए रूपों में से क्या होगा? तो गौ का जो बहुवचन हो जाता है गौवें हो जाएगा, गौवें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? यह बताना है कि कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो कवि वृंद जो शब्द है उसका एक वचन कवि है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो उसके लिए एक शब्द क्या कहलाता है? तो वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो उसे किंवदंती कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या होगा? तो आध्यात्मिक शब्द का जो विलोम होगा वह भौतिक होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया है, उच्च श्रृंखल का विलोम शब्द क्या होगा? तो उच्च श्रृंखल का जो विलोम शब्द होगा वह विनम्र हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, नौका शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें नौका का जो पर्यायवाची है वह है तरी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि कूच और कूच यह जो शब्द दिए हैं उसका सही अर्थ क्या है, इस शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पे देखिए जो हो जाएगा उरोज और प्रस्थान, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, छात्रागृहात आगच्छन्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा, यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो हिंदी अनुवाद होगा छात्र घर से आते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, मैं सूर्य को देखता हूँ का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? मैं सूर्य को देखता हूँ इसका संस्कृत अनुवाद बताना है, तो अहम सूर्यम पश्यामि, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि यक्ष और यक्षिणी निम्नलिखित में से किस खंड काव्य के नायक और नायिका हैं? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है यक्ष और यक्षिणी वह है मेघदूत के, जो कालिदास द्वारा रचित है, तो मेघदूत में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है कि बीना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो बीना के योग में जो विभक्ति होती है वह तीनों विभक्ति होती है, द्वितीया, तृतीया और पंचमी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, श्वेतांबरम का समास विग्रह क्या होगा? तो श्वेतांबरम का जो समास विग्रह होगा वह हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं श्वेतम च तत् अंबरम, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग होगा
तो उत प्लस चारण होता है, तो यहाँ पे जो उपसर्ग है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया हुआ है वह है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, इस पद्यांश का संबंध किस रचना से है? तो रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, यह जो रचना है वह जो पंक्ति लिया गया है वह शिवराज विजय से लिया गया है और इसके रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, तुद प्लस कतः रूप बनेगा। तो यहाँ पे देखिए तुद प्लस कतः जो रूप बनेगा वह क्या बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा तुन्नह, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, सकलानी विभक्ति एवं वचन है। सकलानी जो शब्द दिया है उसमें कौन विभक्ति और वचन है? तो यह प्रथमा बहुवचन का है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भात्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए पढ़े होंगे भातृ प्लस आज्ञा, तो भातृ प्लस आज्ञा से भात्राज्ञा बन जाएगा, तो इसे याद रखिएगा, यह अड़े संधि का उदाहरण है। आगे जो दिया हुआ है, हरिहरव में संबंधित सूत्र क्या है? तो हरिहरव का जो सही संबंधित सूत्र है वह द्वंद्वेधि, यानी इसमें जो अलंकार है वह द्वंद्व है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, समास है वह द्वंद्व है। तो आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, शीर्षी पद में विभक्ति तथा वचन क्या है? तो यहाँ पे जो शीर्षी शब्द दिया हुआ है उसमें सप्तमी एक वचन है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह 125 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसका परिचर्चा हम लोगों ने किया। जल्द ही एक नए प्रैक्टिस सेट में हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।